स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर स्नेहलता। आज जो है हम अपनी टीचिंग ऑफ हिंदी सब्जेक्ट का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसका कि हमारा टॉपिक है आज का गृह कार्य को प्रभावपूर्ण एवं सार्थक बनाने के उपाय कौन कौन से हैं और संशोधन का क्या महत्व होता है गृह कार्य के अंतर्गत, और साथ ही साथ क्या है आधुनिक जो विधियां हैं वो कौन कौन सी इसके अंतर्गत हम प्रयोग कर सकते हैं। इससे पहले जो है हम अपने 4th यूनिट के कई क्वेश्चंस कर चुके हैं और ये लास्ट क्वेश्चन आपका रहता है। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत भी हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, हमारे गृह कार्य के विषय में हम डिस्कस करेंगे कि गृह कार्य क्या होता है। और गृह कार्य का जैसे मैंने आज पहले भी बताया, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं इसको, कि जो गृह कार्य है वो क्या होता है कि जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है ना, तो 6 घंटे स्कूल में बिताने के बाद या जितना भी समय वो स्कूल में बिताता है, उसके बाद जो विषय कक्षा में उसको पढ़ाए जाते हैं उनसे संबंधित जो हमारे क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं हमारे, उससे रिलेटेड अगर हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम घर पर काम करने के लिए अगर बच्चे को देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, गृह कार्य कहलाता है। आप देखिए नीड क्या है गृह कार्य की, थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करें। तो देखिए गृह कार्य की जरूरत क्या है, गृह कार्य की जरूरत इसलिए है क्योंकि बच्चा क्या है जो स्कूल में पढ़ करके जाता है, कोई अंश जो है उसका ऐसा है कि जो मान लो क्लास में बाई चांस छूट जाता है तो उससे उसका क्या बेनिफिट है गृह कार्य का, कि उसको जब सेल्फ स्टडी घर जा करके करेगा तो वो जो अंश हैं जो रह जाते हैं या जो चीजें रिपीटेशन के अंदर जो चीजें आ जाती हैं कि जिनको दोबारा दोहरा भी सकते हैं हम, है ना, तो वो सारी चीजें जो विषय से संबंधित हैं वो उस पर ध्यान केंद्रित कर सकता है गृह कार्य के थ्रू। ठीक है। और जब पढ़ाया हुआ तो टीचर के द्वारा जब घर पे दोबारा उसको बच्चा बैठ करके अपने पेरेंट्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ या जो खुद जो स्वयं भी जो बच्चा है अगर उस काम को करता है तो उससे क्या है, उससे एक काम को एक बार करना और फिर उसको उसका दोबारा अभ्यास करना, तो उससे क्या है बच्चे के अंदर जो है वो अच्छी आदतें डेवलप होती हैं और जो कंसेप्ट है वो और ज्यादा क्लियरिटी से जो क्लियर है वो होता है। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रसरी आवत जावत ते पर निशान। हमारा जो हिंदी साहित्य है स्टूडेंट्स, इसके अंदर इस तरह की बहुत सारी डेफिनेशंस दोहे में कविताएं पढ़ने को मिल जाएंगी जो कि हमारा जो अभ्यास है उसको दोहराती हैं कि अभ्यास का हमारे जीवन में क्या महत्व है ना। और खास करके जो विद्यार्थी जीवन है इसके अंदर जो अभ्यास का जो महत्व है वो किसी से छुपा नहीं है। जितनी ज्यादा हम अभ्यास करेंगे गृह कार्य के माध्यम से या इवेल्युएशन के की हमें लगता है कि इवेल्युएशन होने वाला है तो उस समय भी क्या करते हैं हम अभ्यास करेंगे, और जितना हम किसी भी विषय का अभ्यास करेंगे हमें हमारी जो निपुणता है हम उतना ही ज्यादा उसमें हमें प्राप्त होगी। ठीक है। तो जो गृह कार्य है उसका स्वरूप पर भी अगर हम चर्चा करें तो गृह कार्य का जो स्वरूप है वो कैसा भी हो सकता है, कैसा होना चाहिए। जनरली हम इसमें बात करते हैं कि जो गृह कार्य हम बच्चे को देते हैं वो उचित मात्रा के अंदर हमें देना चाहिए, बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग देना चाहिए, बच्चे की सुविधा के अकॉर्डिंग देना चाहिए, और व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। उसके साथ ही साथ क्या है जो मात्रा है उसकी उचित होनी चाहिए, है ना। तो ये कई चीजें थी जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे, फिर भी मैंने थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर इसको डाला। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है कि जो हिंदी की विधाएं हैं उन पर आधारित जो है गृह कार्य होना चाहिए। अब हिंदी की जो मेन विधाएं हैं वो कौन कौन से स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं हिंदी की मेनली जो गद्य और पद्य है ना, दो चीजों से मेनली जुड़ा हुआ है। तो गद्य के अंतर्गत भी जो क्या है हमारी जो कहानियां हैं, जो नाटक हैं, संस्मरण हैं, उपन्यास हैं, जीवनी है ना, ऑटोबायोग्राफी जिसको कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये दो जैसी विधा है, होमवर्क भी क्या है उसी से रिलेटेड ही होना चाहिए। इसी प्रकार से जो हमारे पद्य के विषय हैं, कविताएं हैं, दोहे हैं, है ना, तो वो क्या है उन पर आधारित ही होना चाहिए। अब ये बात आती है कि जो हमारा विधाएं हैं, मान लो जैसे निबंध से रिलेटेड है या जो गद्य की अगर मेन बात करें हम तो गद्य के अंदर निबंध आते हैं। तो गद्य की अगर हम बात करें तो गद्य का उद्देश्य हमारा क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति करना या नए नए शब्दों का प्रयोग करना, नए नए शब्दों का भंडारण करना, बच्चे को जो शब्द हैं हमारे उनको वाक्य में प्रयोग करना कैसे है ये हम सिखाते हैं गद्य के अंतर्गत, है ना। उसी प्रकार से हम पद्य की बात करते हैं तो पद्य के अंतर्गत भी क्या है कि कविताएं क्या हैं, कविताओं का सार क्या बनेगा, कविताएं जो है क्या किस अर्थ को लेकर के किसी कविता को लिखा गया है ना।
तो जो संग्रहण है, भाव ग्रहण है, ये चीजें हम कविताओं के अंतर्गत जो है वो हम विधाओं के अंतर्गत जब हम होमवर्क देते हैं उस समय हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जैसे हम नाटक पढ़ाते हैं बच्चे को, है ना, गद्य के अंतर्गत, तो गद्य नाटक में क्या होता है, हम किसी भी पात्र का जो चरित्र चित्रण है उसकी विशेषताएं बताते हैं। तो जो होमवर्क अगर हमने नाटक पढ़ाया तो जो नाटक का होमवर्क है वो भी क्या है, वो भी हमारा चरित्रों पर आधारित ही होना चाहिए। और उसके बाद हम कहानी अगर पढ़ाते हैं तो देखिए कहानी की जो विषय वस्तु है, कहानी का जो पड़ाव है, और उसके साथ साथ जो कहानी को हम अपने शब्दों में किस तरह से लिख सकते हैं, ये चीजें जो हैं, और जैसे ही हम कहानी को पढ़ा रहे होते हैं वैसे उसी समय उसी को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, जो हमारी हिंदी की विधाएं हैं उसका जो गृह कार्य हम देंगे वहां पर हमें उपयोग करना है। अब जो रचनाएं हैं, रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो रचना में क्या है, मौखिक जो मौलिक अभिव्यक्ति होती है और जो लिखित अभिव्यक्ति होती है, दोनों चीजों को ध्यान में रखते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि जो हमारा होमवर्क है उसको प्रभावपूर्ण कैसे बनाया जाए गृह कार्य को, और सार्थक बनाने के कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे कि क्या है हम अपने काम को जो है वो गृह कार्य को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो प्रभावपूर्ण और सार्थक बनाने के उपायों के विषय में अगर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला क्या है, जो हमारा गृह कार्य है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, वो हमें प्रभावपूर्ण हम तभी उसको बना पाएंगे, सार्थक हम तभी उसको बना पाएंगे जब उसका जो स्वरूप है वो क्या होगा, आसान होगा। अगर बच्चे को हम आसान काम देते हैं तो वो क्या है, बच्चा जो है वो रुचिपूर्ण तरीके से उसको काम को कर जाता है, क्योंकि उसको क्या है अन्य किसी की मदद की जरूरत वहां पर नहीं पड़ती है या कम मदद की वहां पर जरूरत उसको पड़ती है। ठीक है, तो और अगर हम बच्चे को जटिल काम देते हैं तो पेरेंट्स को भी उसकी मदद की जरूरत पड़ती है, बच्चे को पेरेंट्स के पास भी जाना पड़ता है, अन्य टीचर्स के पास भी जाना पड़ता है, जिससे क्या है कि जो काम करना है वो उसके लिए दुष्कर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और जब मुश्किल हमें शिक्षा के काम में जब मुश्किल आने लगे तो बच्चा क्या है उससे विरक्ति पैदा हो जाती है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उस चीज में। तो गृह कार्य टीचर को कैसे बनाना है, कैसे देना है, वो जो है हमें आसान बना करके बच्चे को देना है ताकि जो बच्चा खुशी खुशी उस काम को पूरा कर ले। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कि जो गृह कार्य का स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए। वो कहते हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है, विद्यार्थी के स्तर के अनुरूप ही काम है होना चाहिए। जिस लेवल का बच्चा है, जो बच्चा क्लास के अंदर इंटेलिजेंट है, जो बच्चा नॉर्मल है क्लास के अंदर, और जो बच्चा बिलो द नॉर्मल है ना, सभी के लिए क्या है अलग अलग जो है करिकुलम के अकॉर्डिंग ही हमने गृह कार्य उसको देना है। ये नहीं है कि एक बच्चा नॉर्मल बच्चा है, क्योंकि क्लास के अंदर व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, हम सभी जानते हैं, है ना। तो एक सेम टीचर के द्वारा सेम टॉपिक सभी बच्चों को एक साथ ही पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी अगर विषय विशेषज्ञ को इस चीज की पता होना चाहिए, और होता भी है कि जो जो अब नॉर्मल बच्चा है, जो मान लो जीनियस बच्चा है या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, गिफ्टेड बच्चा जिसको हम कह सकते हैं, जिसका आईक्यू की काफी ऊपर होता है, 110-20 से ऊपर होता है, ठीक है, तो ऐसे बच्चे को अगर हम नॉर्मल बच्चे की तरह ही काम देंगे तो वो बच्चा क्या है उससे सेटिस्फाई नहीं होगा, उससे खुशी नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि उसकी जो आईक्यू लेवल है उसका इतना ज्यादा है कि वो उस काम को जस्ट ही मिनट में पूरा कर लेगा, जो सामान्य बच्चे को करने में काफी टाइम लगेगा, है ना। तो उसको जो है टीचर को इस तरह से काम देना है कि जो बच्चा है जिस तरह का चैलेंज वो एक्सेप्ट कर सके, जिस तरह के काम को वो कर सके और ज्यादा कर सके, तो उस काम को उसकी जो जरूरतों के हिसाब से उसको दिया जाए। वही जो बच्चे एवरेज हैं उनको एवरेज लेवल का ही काम दिया जाए, और साथ ही साथ जो बच्चे बिलो द एवरेज हैं, है ना, जिनका आईक्यू जो 90 से भी कम है, 70 से भी कम है, तो ऐसे बच्चों को अगर हम ज्यादा काम दे देंगे तो वो बच्चा भी क्या है वहां पर दुखी हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा उस काम को। तो उसको उसके स्तर के अकॉर्डिंग काम देना है, उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम देना है। तो यहाँ पर हम जिस चीज की ध्यान रखेंगे वो क्या है कि विद्यार्थी को ये मेन चीजें हैं होमवर्क देते समय, 2-3 मेन पॉइंट्स हैं, जैसे काम को आसान करके देना और विद्यार्थी के लेवल के या स्तर के अकॉर्डिंग बच्चे को काम देना। किसी और जिस कक्षा का बच्चा है उस कक्षा को उसी कक्षा के लेवल के अकॉर्डिंग ही काम दिया जाए। 8वीं क्लास का बच्चा है तो 8वीं के स्तर के अनुसार ही काम दिया जाए, 9वीं क्लास का बच्चा है तो 9वीं के स्तर के अनुसार ही जो करिकुलम है उसके अनुसार ही काम दिया जाए। ये नहीं कि उसको और ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन के हम उसको मैट्रिक का काम भी दे दें, +1 का काम भी दे दें, वही सेम टॉपिक्स, क्योंकि टॉपिक्स कई बार रिपीट होते हैं कक्षाओं के अंदर। जैसे जैसे कक्षाओं का लेवल अपर होता चला जाता है वैसे वैसे टॉपिक्स का जो लेवल है या जो कठिनता स्तर है
वो बढ़ता चला जाता है। तो हमें ऐसे नहीं करना है। जो जिस क्लास में जिस एज ग्रुप का बच्चा बैठा है, जैसा उसका करिकुलम है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चे को क्या करना है, होमवर्क देना है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि मिलजुल कर काम करने की भावना का विकास करना। कि जब हम देखें स्टूडेंट्स बच्चे को ऐसे काम देते हैं कि जिससे वो बच्चा क्या है, ग्रुप के अंदर बैठ करके काम करे, या अपने दोस्तों के साथ बैठ करके काम करे, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके काम करे। तो इस तरह का काम भी हम बच्चे को दे सकते हैं, ताकि बच्चा जो क्या है, समाज के अंदर जो एक एडजस्टमेंट काम है, हमारा होमवर्क का पर्पज क्या है, बच्चे को एडजस्टमेंट भी सिखानी है कि बच्चे ने जो है समुदाय के अंदर एडजस्टमेंट कैसे करनी है। क्योंकि समाज का हिस्सा होने के कारण हर समाज के अंदर बच्चा एडजस्ट हो सके और अपने आप को समाज के अकॉर्डिंग ढाल ले, ये भी हमारा शिक्षा का क्या रहता है, उद्देश्य रहता है। तो जो गृह कार्य है वो हम इस प्रकार से दें कि बच्चा जो है वो बच्चे के अंदर इस प्रकार की भावनाएं डेवलप हों कि बच्चा जो है उस काम को अच्छे से करे। फिर हम बात करते हैं कि जो गृह कार्य है हमारा वो कैसा होना चाहिए, रुचिपूर्ण होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या है, प्रोत्साहन प्रदान करने वाला बच्चे को होना चाहिए। कि अगर काम इंटरेस्टेड, अगर बच्चे को हम इंटरेस्टिंग ढंग से काम देते हैं तो बच्चा क्या करेगा, उस काम को खुशी खुशी कर लेगा और उसको परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ क्या है, उसके अंदर जो इंकरेज हम बच्चे को करें, प्रोत्साहित हम बच्चे को करें, और काम भी ऐसा ही दे कि बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली प्रोत्साहित होकर के, मोटिवेट होकर के उस काम को करे। क्योंकि कोई ना कोई शिक्षा का हर व्यक्ति जो है वो एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, और वो अपने जो जिस व्यवसाय को भी वो चुनता है या जिस कोर्स का वो चुनाव करता है, वो क्या है, किसी न किसी उद्देश्य को सामने रख के करता है, किसी लक्ष्य को सामने रख करके करता है। तो अगर लक्ष्य बच्चे के सामने हम रखते हैं, बच्चे को मोटिवेट करते हैं, बच्चे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम हम देते हैं, तो बच्चा बड़ा ही इजीली जो है वो उस चीज को, अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करने का प्रयास करने लगता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि खोज प्रवृत्ति या अनुसंधान को बढ़ावा देने वाला जो हमारा होमवर्क है वो हम बच्चे को इस ढंग से दें, बच्चे को इस प्रकार से मोटिवेट करें कि बच्चा जो है कुछ नया करने की सोचे, कुछ नया इन्वेंशन करने की सोचे। जो काम कक्षा में हो चुका है हमने वही करवाना है, लेकिन और नए तरीके से उस काम को बच्चा कैसे करे, है ना। तो इससे क्या है, बच्चा जो अपनी जो एफिशिएंसी होती है, अपना जो चिंतन होता है, अपना जो विवेक होता है, उस विवेक का भी वो प्रयोग करता है वहां पर, और उस काम को और बेहतर तरीके से करने का प्रयास करता है। तो ये भी हमारा क्या है, खोज प्रवृत्ति या अनुसंधान को बढ़ावा देने वाला होमवर्क हमने बच्चे के लिए तैयार करके देना होता है। नेक्स्ट है सामूहिक भावना पर आधारित जो काम है, वो जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि मिलजुल कर काम करें या सामूहिक भावना पर आधारित काम भी हम बच्चे को दे सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट हम बच्चे को दे सकते हैं, कोई और काम जो है वो भी हम बच्चे को उनके ग्रुप के अंदर भी, फैमिली के साथ भी, या जो है वो कोई और सर्कल बच्चे का अगर है, ट्यूशन है या जो भी है, तो वहां पर भी क्या है, बच्चा काम को करे। फिर है केवल कक्षा में पठित विषयों पर आधारित कि बच्चे को काम तो हम देंगे, नया काम भी बच्चे को देंगे, लेकिन उन विषयों पर कम से कम क्लास के अंदर चर्चा होनी चाहिए, है ना। क्योंकि जब डिस्कस के अंदर, जब टीचर और बच्चे के बीच में जब क्लास के अंदर इंटरेक्शन होती है, किसी विषय पर चर्चा होती है, किसी विषय पर क्लास लगाई जाती है, तो वो कंसेप्ट जो है वो बच्चे के माइंड में क्लियर हो जाते हैं, है ना। तो होमवर्क भी क्या है, उसी कंसेप्ट से जुड़ी होनी चाहिए, उसी विषय से जुड़ी होनी चाहिए। अगर हम बच्चे को बिल्कुल ही नया काम दे देंगे जिनकी उनको समझ ही नहीं है, तो बच्चा उस काम को नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जरूरी है हमारे लिए क्या, कि कक्षा में जो पठित विषय हैं उन पर आधारित काम हम बच्चे को दें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आदतों का निरीक्षण करना, कि जो हमारा गृह कार्य है, हमारा सिर्फ टीचर का काम ये नहीं होता कि हम सिर्फ कॉपियां चेक करें, है ना, कि बच्चे को काम दे दिया और नेक्स्ट डे कॉपीज हमने चेक कर ली, नहीं। लेकिन बच्चे के अंदर जो अच्छी आदतें हैं, जो स्वयं स्वाध्याय की आदतें हैं, कठिन परिश्रम करने की जो आदतें हैं, जो एक शिक्षा के प्रति जो आगे बढ़ने की जो ललक है, शिक्षा प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, इस तरह की जो भावनाएं हैं, इस तरह की जो आदतें हैं, वो भी डेवलप करना किसका काम है, टीचर का काम है ना। क्योंकि बच्चा क्या है, बच्चा कहते हैं, एक जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि बच्चा जो है कोरिसलेट की तरह से होता है, उसका जो माइंड है वो बिल्कुल कोरिसलेट की तरह से होता है। एक शिक्षक का क्या काम है कि उस स्लेट पर कुछ ऐसा अंकित कर दे जो भविष्य, जो उसका भविष्य संवार दे, है ना।
तो जो बच्चे का भविष्य अच्छा बने, बच्चे जो है अपने किसी जिस मोटिव को लेकर के उस काम को कर रहा है, उस मोटिव में जो है आगे बढ़े, उसका मोटिव पूरा हो, उसका जो जीवन है वो अच्छा चले, समाज के लिए वो एक सभ्य इंसान बने। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें जो बच्चे की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग जो हमने देना है, बच्चे को होमवर्क देना है, बच्चे को काम करवाना है। तो इसके अलावा भी जो है वो कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जैसे कि जो दैनिक जीवन में हमारे काम आए, ऐसे अनुभवों को बढ़ाने का काम भी अध्यापक का हो सकता है कि गृह कार्य के माध्यम से हम बच्चे को ऐसे काम दें जो डेली रूटीन में भी उसके कोई ना कोई काम आए, और कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स या ऐसी कोई समस्याएं भी बच्चे को हम सुलझाने के लिए दे सकते हैं, जिससे भी क्या होगा, बच्चे की जो कल्पना शक्ति है, बच्चे की जो विवेक है, बच्चा सब जो चिंतन है, वो बच्चा जो है वो अपनी सेल्फ एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसका प्रयोग करे। तो स्टूडेंट्स ये था थोड़ा सा यहाँ पर हमारे जो गृह कार्य को हम सार्थक कैसे बनाए, प्रभावपूर्ण कैसे बनाए, इस विषय में चर्चा। इस पे जो है वो एक हमारे हुए हैं सिम्पसन महोदय और योकिम महोदय, इन्होंने भी अपने विचार रखे हैं। ये कहते हैं कि जो गृह कार्य है वो कैसा होना चाहिए, कहते हैं कि गृह कार्य जो है वो निश्चित मात्रा में होना चाहिए और स्पष्ट मात्रा में स्पष्ट होना चाहिए। जो भी बच्चे को हम दें वो एक निश्चित मात्रा में दें, स्पष्ट रूप से दें, साथ ही साथ जो है वो पुराने विषयों से रिलेटेड भी होना चाहिए, इन्होंने कहा। और इन्होंने सिम्पसन महोदय ने ये भी कहा कि रुचिपूर्ण होना चाहिए और पुराने गृह कार्य को भी ध्यान में रखे जाते हुए ध्यान में रखना चाहिए अगर नया होमवर्क हम बच्चे को दे रहे हैं। और क्या है, और ये इन्होंने ये भी कहा है कि जो सीखने की प्रक्रिया है, टीचिंग है क्या, एक सीखने की प्रक्रिया है, तो जो काम बच्चे को दिया जाता है वो सीखने की प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए। और इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो होमवर्क है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होना चाहिए और साथ ही साथ आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो बच्चे की हम गृह कार्य दें, और अनावश्यक कार्य ही गृह कार्य में ना दिए जाए। जो जरूरी काम है बच्चे को वही काम दिए जाएं, ताकि बच्चे की जो क्या है, छात्रों की जो समझ बूझ है वो बढ़े और बच्चे की जो चिंतन शक्ति है और जो मनन शक्ति है उसका विकास हो। और गृह कार्य से क्या है, सहयोग और सहकारिता की भावना विकसित हो, इस तरह का गृह कार्य हमें बच्चे को देना है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर ये तो होगी कि गृह कार्य को सार्थक कैसे करें। अब हम बात करते हैं कि गृह कार्य का जो संशोधन है वो कैसे होगा। मॉडिफिकेशन देखिए हर चीज में जरूरी होता है, क्योंकि जब हम मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, इवैल्यूएशन नहीं करते हैं, तो उस काम को किया ना किया बराबर ही है ना। तो क्या है, जो मॉडिफिकेशन है गृह कार्य का या जो संशोधन है उसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए। और कौन कौन सी जो संशोधन का है तो भी हमने यहाँ पर आपको बता रही हूँ, साथ ही साथ क्या है, जो विधियां हैं वो भी मैं आपको करवाने जा रही हूँ कि जो गृह कार्य का संशोधन क्यों जरूरी है, ये तो मैं बताऊंगी। विधियां देखिए, विधियों के अंतर्गत जो है वो आपका क्या है, ये हमारी क्या है, विधियां हैं। यहाँ पर विधियों में व्यक्तिगत संशोधन हो गया हमारा, दूसरा सामान्य संशोधन विधि हो गया, और तीसरा क्या है, मिश्रित विधि हो गया। ठीक है, ये तीन विधियां हैं जिनका प्रयोग करके जो है हम गृह कार्य के अंतर्गत संशोधन कर सकते हैं। अब देखिए संशोधन क्या है, संशोधन कहता है कि एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, क्योंकि किसी भी एक क्रम के अकॉर्डिंग हम जो है वो होमवर्क बच्चे को देते हैं और उसमें सुधार हमने किस पक्ष में हमने सुधार करना है, कितना संशोधन हमने जो है उसमें करने की जरूरत है, ये सारी चीजें अगर हम प्रैक्टिकली रूप से इनको देखें तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहती हैं। अब संशोधन के बिना गृह कार्य देने से का कोई वो नहीं होता, क्योंकि जब गृह कार्य दे दिया बच्चे को, हमने उसकी कमियों से अवगत नहीं कराया, तो उस गृह कार्य में जैसा बच्चे ने कर लिया वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई सुधार नहीं होगा, कोई उसमें संशोधन नहीं होगा। अगर सुधार नहीं हुआ तो जो शिक्षण प्रक्रिया है वो क्या है, वो वहीं की वहीं रह जाएगी। तो सुधार जो है जरूरी है हर एस्पेक्ट में, शिक्षा के क्षेत्र में भी जरूरी है। तो जो बच्चे की अभिव्यक्ति है वो प्रभावपूर्ण हमने कैसे बनानी है, और ज्यादा उसके अंदर चेंजिंग हमने कैसे लगाने हैं, मैक्सिमम शिक्षा के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हमने कैसे प्राप्त करने हैं, इसके लिए हम तीन तरह की विधियों का प्रयोग करेंगे। पहला देखिए व्यक्तिगत संशोधन विधि। व्यक्तिगत संशोधन विधि क्या है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि हम बच्चे को इंडिविजुअली बच्चे के साथ कॉन्टेक्ट में आए, बच्चे को होमवर्क दें और नेक्स्ट डे हम क्लास के अंदर चेक करें उस चीज को, और उसकी क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं, क्या अशुद्धियां हैं, क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीजें हम बच्चे के सामने पर्सनली उसको क्या करें, बताएं और उसको ठीक कराने का प्रयास करें। तो ये क्या रह जाएगी हमारी सामान्य संशोधन, नहीं सॉरी व्यक्तिगत संशोधन विधि।
अब जो क्योंकि गृह कार्य क्या है, बच्चे के लिए बहुत श्रम साध्य होता है ना, बच्चा जो है वो काफी परिश्रम करके गृह कार्य को करता है। तो लेकिन फिर भी क्या है, व्यक्तिगत जो ये संशोधन है ये तभी संभव है जब कक्षा में बच्चों की संख्या कम हो। वहीं पर क्या है, बहुत ज्यादा भी बच्चे कई बार क्लास के अंदर होते हैं, 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो वहां पर क्या है, वहां पर हम सामान्य संशोधन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य संशोधन विधि में क्या है, आप बच्चे को, जो कई बच्चों को मान लो कॉपियां चेक कर रहे हैं, 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, तो उन बच्चों को क्या है, आप इकट्ठे बुला करके भी उसकी जो अशुद्धियां हैं उसको दूर कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड के माध्यम से जो आप अशुद्धियां दूर करवा सकते हैं बच्चे की मान लो कई अशुद्धियां ऐसी होती है जो कई बच्चों में कॉमन रूप से भी पाई जाती है ना, तो वहां पर आप इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या है, इसमें जो है वो इसका बेनिफिट ये है कि इसमें समय कम लगता है, जो लेबर है वो भी कम लगती है, श्रम कम लगता है, समय कम लगता है, और साथ ही साथ बच्चे जो है वो अगर इकट्ठे बैठ के काम करते हैं तो बच्चों को भी श्रम और समय जो है वो बचता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं वो दूर नहीं होंगी, लेकिन जो ग्रुप के अंदर जो समस्याएं हैं, बच्चों को कॉमनली जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं मिश्रित विधि की, कि मिश्रित का मतलब क्या होता है कि जहां पर ये विधि भी प्रयोग की जाए और वहां पर ये विधि भी प्रयोग की जाए, दोनों का मिला जुला रूप जहां पर होगा, कि बच्चे की अगर व्यक्तिगत रूप से कोई परेशानी है तो उसको भी हम दूर करें, और सामान्य रूप से भी अगर कॉमन अशुद्धियां भी हैं तो उनको भी क्या है, हम उसको दूर करने का प्रयास करें। अध्यापक क्या कर सकते हैं, इस विधि का प्रयोग जो खाली समय है उसमें कर सकते हैं, क्योंकि जो क्लासरूम में है इस तरह की विधियों का प्रयोग करना संभव नहीं होता कि एक बच्चे को भी अलग से पढ़ा दिया जाए और उनकी कमियों को नोट कर लिया जाए, सभी बच्चों की कमियों को नोट करते रहें और बच्चे को बताते रहें, ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे का काम जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो है बच्चा अध्यापक का क्या है, जब खाली समय हो उस समय में इस तरह के जो अशुद्धियां हैं बच्चे की उनको नोट करके फिर उनको बच्चों को बताया जा सकता है। ठीक है, अब जो है संशोधन कार्य को सरल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ एक विधि विशेष चिन्ह हैं जिनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे देखिए ए अक्षर क्या है, हम जो है ए अक्षर को अगर डिनोट करते हैं तो वहां पर हम कह सकते हैं कि ए का मतलब क्या हुआ कि अक्षर विन्यास की अशुद्धियां दूर करने का प्रयास करेंगे। वहीं अगर ली वर्ड यूज कर रहे हैं, मान लो कॉमन रूप से हम नोट कर लेते हैं, तो ली का मतलब क्या हुआ कि लिपि से संबंधित अशुद्धियां। इस प्रकार से हम क्या है, हम व्यक्तिगत रूप से उसको डिनोट कर सकते हैं, जैसे कै से कारक हो गया, मैं से संधि हो गया, और सह से संधि हो गया, और द अस्पष्ट है, और नए क्या है, नए अनुच्छेद से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चे को जो है वो और ज्यादा जो है वो उसको उसकी कमियों से अवगत कराते हुए अच्छा होमवर्क बच्चे को हम देंगे और उसकी जो कमियां हैं उसको दूर करने का भरसक प्रयास हम कर सकते हैं। ठीक है, इन चिन्हों से क्या है, इन चिन्हों को से विद्यार्थियों को पहले हमें बता देना चाहिए कि इन जो चिन्ह हैं, ये वाले जो डिनोट करते हैं, जो नोट करते हैं, हम बच्चे इससे अपनी गलतियों को खुद ब खुद पहचान जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा गृह कार्य पर क्वेश्चन। इसके साथ जो आपका ये क्वेश्चन है ये यहीं पर समाप्त होता है। क्वेश्चन आपको कई फॉर्म में आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, कि जैसे हिंदी शिक्षण में गृह कार्य का जो महत्व है उसको बताइए, और महत्व बताते हुए गृह कार्य के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। दूसरा, गृह कार्य साधन है, साध्य नहीं है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। विस्तार से बताइए कि कैसे जो गृह कार्य है वो क्या है, एक साधन है, और इसके साथ ही साथ क्या है, गृह कार्य की उपयोगिता क्या है, गृह कार्य पर प्रकाश डालिए या गृह कार्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए, और साथ ही साथ क्या है, गृह कार्य के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन का जो स्वरूप है कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हमने इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ा है तो हमें कहीं भी कोई भी जो दिक्कत है वो नहीं आएगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि जो गृह कार्य है वो विभिन्न विधाओं पर आधारित होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या है, उसको प्रभावपूर्ण और सार्थक बनाने के लिए हमें जो गृह कार्य है उसको क्या उपाय अपनाने चाहिए। सबसे पहले हमारा जो गृह कार्य है वो आसान होना चाहिए, और साथ ही साथ गृह कार्य का जो स्वरूप है वो विद्यार्थी के स्तर के अनुरूप हो, मिलजुल कर काम करने की भावना का विकास करने वाला हो, गृह कार्य रुचिपूर्ण हो, प्रोत्साहन प्रदान करने वाला हो, खोज की प्रवृत्ति या अनुसंधान को बढ़ावा देने वाला हो, सामूहिक भावना पर आधारित हो, साथ ही साथ केवल कक्षा में पठित विषयों पर ही चर्चा की जाए, बिल्कुल ही अननोन विषय बच्चे को ना लिए जाए, और फिर क्या है, अच्छी आदतों का निरीक्षण अध्यापक करे, बच्चे के अंदर नई आदतों को डेवलप करे। इसके लिए क्या है,
हम गृह कार्य में संशोधन करें। संशोधन के लिए हम निम्नलिखित विधियों को अपना सकते हैं। पहली विधि हमारी व्यक्तिगत संशोधन, दूसरी सामान्य संशोधन विधि और तीसरी क्या है, मिश्रित विधि। थैंक यू।